हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग करियर एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सीटेट प्राइमरी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम 28 दिसंबर 2022 को जो पेपर सीटेट का हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसमें मैथ में जो 15 क्वेश्चन कंटेंट के थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसी के मैथ के सवाल को देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? दोस्तों हमसे कह रहा है एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। तो दोस्तों पुस्तकालय में अभी पुस्तकें कितनी हैं? 5690 कुल टोटल पुस्तकें थी। इसमें से सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। तो जब दोस्तों इतनी पुस्तकें थी, 425 पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी गई, यानी 425 को हम घटा देंगे तो पुस्तकालय में शेष कितना बचेगा पुस्तकें? यानी 10 में से 5 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। विद्यार्थियों को देने के बाद 5265 पुस्तकें पुस्तकालय में बचेंगी, लेकिन उसी दिन कितनी 273 नई किताबें जमा की जाती हैं पुस्तकालय में, यानी 273 किताबें और जमा कर ली जाती हैं। तो कितने पुस्तकालय में किताबें होंगी? यानी 273 को हम जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा हमारा, 7 6 13 की 3 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 5538 पुस्तकें पुस्तकालय में अब शेष बचेंगी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 में कितने 1/12 है? दोस्तों यहाँ पे हमको 1/3 में 1/12 की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/3 में हम 1/12 का भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू क्या हो जाएगा? 12/1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 हो जाएगा। यानी 1/3 में कितने 1/12 होंगे? 4 1/12 होंगे। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/3 में 1/12 कितने हैं? 4 हैं। यानी 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, यहाँ पे 4 बार लिख कर इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? हमारा 1/3 ही आ जाएगा। यहाँ एलसीएम 12 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो 4/12 यानी कितना हो जाएगा? 1/3 ही तो होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है और इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, यह संख्या क्या है? दोस्तों हमसे कह रहा है एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, यानी दोस्तों 80 के आधे से अधिक कहने का मतलब 80 का आधा कितना? 40 होता है। यानी संख्या जो है 40 से अधिक होगी, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। 4 दहाई यानी 40 से अधिक, 6 दहाई यानी 60 से कम, यानी 40 से अधिक और 60 से कम है, यानी 40 और 60 के बीच में ही संख्या होगी हमारा दोस्तों। आगे कह रहा है इसके अंकों का योगफल 6 है। अब संख्या के अंकों का योगफल 6 है तो यहाँ से हम ऑप्शन से अगर देख लें तो ऑप्शन नंबर ए है, अंकों का योग करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है, अंकों का योग 5 1 6 होगा। और ऑप्शन नंबर सी है, अंकों का योग यहाँ पे भी 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी है, अंकों का योग यहाँ पे भी 6 होगा। तो यहाँ पे 3 में से कोई एक आंसर होगा हमारा। अब दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंकों का योग तो 6 पता चल गया हमको। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दोस्तों यहाँ पे इसके जो दहाई का अंक होगा इकाई के अंक का दोगुना होगा। यानी दहाई का अंक देखिए, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ये पहले से कट गया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, दहाई का अंक कितना है? 5 है, इकाई का अंक 1 है। क्या इकाई के अंक का दोगुना है दहाई का अंक? नहीं, इकाई के अंक का दोगुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 6 है, तो इकाई के अंक का दोगुना है 6 0 का? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 42 है दोस्तों, यानी इसका दहाई का अंक क्या है? 4 है, इकाई का अंक क्या है? 2 का दोगुना देखिए 4 है कि नहीं, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी दोस्तों। तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। दोस्तों हमको किसी भी संख्या के यदि गुणनखंडों का योगफल निकालना होता है तो सबसे पहले हम उसका अभाज्य फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हमारा 96 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो 96 का अभाज्य फैक्टर कर लीजिए दोस्तों। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर 3 से कितनी बार में, एक बार में हो जाएगा। यानी दोस्तों हम इसको ये 96 का अभाज्य फैक्टर किए तो क्या आया हमारा 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 आ गया दोस्तों। 96 का ये अभाज्य फैक्टर हो गया। अब अभाज्य फैक्टर करने के बाद गुणनखंडों का योग हमसे पूछ रहा है और सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 2 के पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 5 तक घातों को प्लस प्लस करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, यानी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योग बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5 है तो 5 तक लिख लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमारा क्या है, 3 के पावर 1 है तो इंटू में करके 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 है तो 1 तक लिख लेंगे दोस्तों। अब इन सब का मान लिख लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 2 के पावर 1 का मान 2, प्लस 2 के पावर 2 का मान 4, प्लस 2 के पावर 3 का मान 8, प्लस 2 के पावर 4 का मान 16, प्लस 2 के पावर 5 का मान 32 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा और ये 3 के पावर 1 का मान 3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, 32 16 48, 48 8 कितना हो जाएगा 56 4 60, 2 62 63 हो जाएगा हमारा, 63 गुणे 3 1 4 हो जाएगा दोस्तों। गुणा करके लिख लीजिए, 4 3 12 की 2 हो जाएगा, 4 6 का 24, 24 1 25 हो जाएगा दोस्तों। हमारा कितना हो जाएगा 96 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन 10 की घात में दिए गए हैं। यानी दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन है 5.985 गुणे 10 घाते 3। तो दोस्तों यहाँ पे 10 की घाते 3 है, 10 की घाते 4 है, 10 की घाते 5 है, तो अलग अलग 10 की घात है। तो इसके लिए हम पहले जो 10 की घात है उसका गुणा संख्याओं में कर दें। जब हम 10 की घात का गुणा करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये है 5.985 है हमारा दोस्तों, गुणे 10 की घात 3 है, यानी 10 की घात 3 यानी 1000 होता है। 1000 का गुणा होगा तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो का गुणा होगा तो 0.1 2 3 अंक बाद दाहिने साइड खिसक जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 5985.3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा बी ऑप्शन है, उसमें से हमारा है 6.595 गुणे 10 की घात कितना है 4, तो 4 अंक बाद दशमलव दाहिने साइड चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 6595। ये अभी तो 3 ही अंक हुआ, 1 अंक और चला जाएगा, यानी ये इतना हो जाएगा 65 या 950 हो जाएगा। और अगला ऑप्शन हमारा सी वाला है 3.43 गुणे 10 घाते 5, 3.43 गुणे 10 की घात 5 है, तो ये 5 अंक बाद उधर चला जाएगा दाहिने साइड, ये 2 अंक इधर ये आएगा और 3 जीरो आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 10 3 है 4 3 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों, 3 2 5 अंक हो जाएगा। और हमारा अगला ऑप्शन नंबर डी है 7.004 गुणे 10 की घात 3 है, तो 3 अंक बाद दशमलव दाहिने साइड चला जाएगा, 1 2 3 अंक है ही यहाँ पे, तो 004 हो जाएगा। अब देखिए ये वास्तविक मान, ये 10 की घात हटाने पर ये हमारा आ रहा है 5985.3, ये 65,000, ये 3,43,000 आ रहा है, ये 7,004। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? देखिए ये हमारा ये वाला सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। इन चारों में सबसे छोटी संख्या ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5.9853 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चारों में से ये पूछ रहा है कि जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल आएगा उससे अधिक शेषफल कौन सा ऑप्शन देगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम 176 में हम 3 का भाग देकर चेक कर लें कि शेषफल कितना आ रहा है। अब यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कितना 2 शेषफल आ जाएगा हमारा। अब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमको ये चेक करना है कि 2 से अधिक शेषफल कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है 173 में 5 का भाग दे रहे हैं। अगर दोस्तों हम 173 में 5 का भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा, 3 उतर जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 शेषफल आ जाएगा हमारा। दोस्तों ये देखिए 2 से अधिक 3 शेषफल दे रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही दे रहा है हमारा दोस्तों, 2 से अधिक 3 शेषफल। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और हम यहाँ पे चेक भी अगला भी बी सी डी चेक कर लें दोस्तों कि क्या आंसर दे रहा है शेषफल। यहाँ पे 174 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी चेक करें, 4 चौका 16 होता है, 1 शेषफल 4 होता जाएगा, 4 तियाँ 12 होता है, 2 शेषफल दे रहा है। तो ये तो 2 से अधिक दे रहा नहीं दे रहा है, 2 ही दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख ले, 175 में कितने का भाग देना था? 3 था, 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 1 शेष देगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से अधिक शेषफल देना चाहिए। अगला 176 में 2 का भाग, और 176 में 2 का 176 में जब हम 2 का भाग देंगे, ये सम है तो कट ही जाएगा, यानी 0 शेष देगा। तो हमारा दोस्तों वहीं ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। यानी जब हम एक आयत को उसके केंद्र के परितः घुमाएं तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। यानी हमको ऑप्शन दिया है 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश। यानी दोस्तों जब हम एक आयत को लें, ये आयत है हमारा, इसके केंद्र के परितः घुमाया जाए, यानी हम इस आयत को कितना डिग्री हम घुमा दें कि ये बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगे। यदि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा आयत है, यदि हम इसको घुमाएंगे, यदि हम 90 डिग्री घुमा दें, ठीक है, ये 90 डिग्री यदि हम इसको घुमा दें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा कर चेक कर ले, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर चेक कर ले, 90 डिग्री घुमा लीजिए। मान लीजिए ये कॉर्नर है, यहाँ से घुमाना स्टार्ट किए, 90 डिग्री इसको हम घुमा देंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब ये पहले जैसा तो है नहीं, अब ये हमारा मिला, अब इसको फिर हम 90 डिग्री घुमा दें, यहाँ से फिर 90 डिग्री, मान लीजिए ये है, इसको फिर हम 90 डिग्री घुमा दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसको जब हम ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। तो यानी कुल मिला के 180 डिग्री जब हम घुमाएं तो पहले जैसा था वैसा अब भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 180 डिग्री घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा या हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं? ऑप्शन है 0, 2, 4, 1। एक समचतुर्भुज दोस्तों क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और जिनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समचतुर्भुज होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है दोस्तों कि वर्ग की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन उनका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, यही अंतर होता है। अब दोस्तों सममित रेखाएं हमको चेक करना है, कैसा? समचतुर्भुज में मान लीजिए ये हमारा एक समचतुर्भुज है, इसका नाम हम दे ABCD। अब ये समचतुर्भुज है तो दोस्तों यदि इसको हम सममित सिमेट्री क्या होती है? सममिति वह होती है कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे भागों में बांटें कि बराबर बराबर हिस्सा आए तो उसको हम सममिति या सिमेट्री कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटना ही सममिति कहलाती है। यहाँ पे इसको हम कैसे कैसे बांटें कि ये बराबर बराबर भागों में बट जाए। अगर हम
ए और सी जो विकर्ण है इसके परितः इसको हम बांट दें, यानी हम ऐसे बांट दें दोस्तों। इसको यदि हम ऐसे बांट देंगे तो ये दोनों हिस्सा बराबर हो जाएगा कि नहीं। और अगर हम इस विकर्ण के परितः इसको बांट दें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज की जो सममिति होती है कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लें, आयत की भी सममिति 2 होती है। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए एक यदि हम आयत ले लें, यहाँ पे आयत ले लीजिए। अब आयत को हम कैसे बांटें, किस प्रकार से बांटें कि ये बराबर बराबर भागों में बट जाए। तो एक दोस्तों हम यदि लंबाई के अनुदिश यहाँ चौड़ाई के अनुदिश बांट दें और एक लंबाई के अनुदिश बांट दें, तो यहाँ पे देखिए जब चौड़ाई के अनुदिश बांटे तो ये वाला इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा, यानी इसको यदि हम फोल्ड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ढक देंगे, ठीक है। तो एक सममिति ये हो जाएगी, एक सममिति ये हो जाएगी। तो आयत की भी 2 सममितियां होती हैं। अगर यहाँ पे देख लें दोस्तों, अगर हमसे पूछे वर्ग की सममितियां कितनी होती हैं, तो वर्ग की सममिति निकालने के लिए दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सॉरी ये देखिए ये हमारा वर्ग बन गया। अब वर्ग की ये चारों भुजा बराबर है। अब वर्ग की सममिति कितनी होती है, तो अब वर्ग को देखिए कैसे कैसे बांट सकते हैं हम। एक तो देखिए ये चौड़ाई के अनुदिश बांट देंगे तो ये हिस्सा बराबर होगा, एक सममिति। यहाँ पे लंबाई के अनुदिश बांट देंगे तो ये हिस्सा बराबर हो जाएगा, 2 समयुतः। और दोस्तों यहाँ पे यदि इस विकर्णगत अगर इसको हम बांटें तो ऐसे विकर्ण के रूप में बांट देंगे तो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरे को ढक लेगा, यानी ये भी सममिति होगी, बराबर होगा। और इस विकर्ण के परितः हम यदि बांट दें तो इस विकर्ण के परितः बांट देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वर्ग की कितनी सममितियां होती हैं, 4 सममिति होती है। आयत की कितनी होती है, 2 होती है। समचतुर्भुज की कितनी होती है, 2 सममिति होती है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 180 अंश, 75 अंश, 90 अंश के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी दोस्तों यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है, कह रहा है मेधा जो है 108 अंश और 75 अंश और 90 अंश को अपनी कॉपी में मापती है। दोस्तों ये अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, फिर अगला ऑप्शन दिया न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। यानी इसको मापती है तो ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी को हमको बताना है। तो दोस्तों ये 108 अंश है, तो 108 अंश को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, सम कोण कहेंगे कि न्यून कोण कहेंगे। तो देखिए दोस्तों अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लें। देखिए न्यून कोण होता है वह जिसका मान 0 और 90 के बीच में होगा, उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और दोस्तों सम कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम सम कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 अंश और 180 अंश के बीच में होगा उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और दोस्तों एक होता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है, वह 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। और दोस्तों एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, वे 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, कोटि पूरक या समपूरक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये 108 अंश है तो इसका मान 90 और 180 के बीच में है, तो ये कैसा कोण हो जाएगा, हमारा अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ये 75 अंश है, इसका मान 0 और 90 के बीच में है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ये दोस्तों 90 अंश है, तो जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सम कोण। तो दोस्तों यहां से हमारा अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण। तो ऑप्शन हम देखिए अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा।
एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक तार को मोड़कर पहले एक आयत बनाया गया और जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यानी कोई तार है तो तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। अब तार की लंबाई ये 20 सेंटीमीटर है, यही क्या है हमारा आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसी को, अब ये देखिए तार की लंबाई जो है आयत का परिमाप है और उसी को मोड़कर क्या एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का भी तो परिमाप 20 ही सेंटीमीटर होगा। तो यहां से हमको क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा की लंबाई हो जाती है, यानी 4 यदि भुजा मान लें ए तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 20 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की जो लंबाई होगी यानी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का लिख लें हम दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तालिका को देखिए। इसमें दिया है दोस्तों, तालिका में स्टेशन का नाम दिया है, पटना से प्रस्थान करके कोलकाता पहुंच रही है अगले दिन। यहाँ पे कितनी ट्रेन है, 3 ट्रेन। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग समय पे तीनों ट्रेन चल रही हैं और पहुंच रही हैं। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि कौन सी रेलगाड़ी कितना समय ले रही है पटना से कोलकाता पहुँचने में। तो आइए देखते हैं हम दोस्तों, पहले हम देख ले ट्रेन नंबर 1। ट्रेन नंबर 1 पटना से कोलकाता पहुंचने में कितना समय लेती है, ये 17:42 पे पटना से चली और अगले दिन कब पहुंच रही है 3:32 पे पहुंच रही है दोस्तों। तो 17:42 पे चली, तो आज ये 17:42 पे चली होगी, तो आज 24 बजे यानी 12 बजे तक पूरा रात तक चली होगी। तो यहाँ पे आज कितना घंटा चली होगी, ये 42 मिनट है तो 18 मिनट चली होगी, तो 18 बज जाएगा, यानी 18 मिनट ये और 18 बजने के बाद 18 6 24 होता है, तो 6 घंटा 18 मिनट तो आज के दिन चली होगी। और अगले दिन 3:32 पे पहुंच रहा है, यानी 3 घंटा 32 मिनट अगले दिन चली होगी ये ट्रेन। तो कुल मिला के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 6 3 9, यानी 9 घंटा 50 मिनट ट्रेन नंबर 1 पटना से कोलकाता पहुंचने में ली। अब ट्रेन नंबर 2 हम देख लें दोस्तों, ट्रेन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर 2 जो है 20:45 पे चली पटना से। यहाँ पे 20:45 हो रहा है, यानी ये 15 मिनट में 21 बज जाएगा। जब 21 बज जाएगा उसके बाद 21 3 24 होता है, यानी ये 15 मिनट और ये 3 घंटा, तो 3 घंटा 15 मिनट तो पहले दिन चली होगी और अगले दिन कितना चली है 5 घंटा 15 मिनट। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 15 15 30 हो जाएगा, 5 3 8, यानी ट्रेन नंबर 2 8.5 घंटा ले रही है पटना से कोलकाता जाने में। अब हम यहाँ पे देख ले दोस्तों ट्रेन नंबर 3। ट्रेन नंबर 3 जो है 21:10 पे पटना से चली, यानी 21:10 हो रहा है दोस्तों। आज के दिन ये कितना चली होगी, 24 बजे तक चलेगी, यानी 21:10। तो इधर 10 मिनट यानी ये 50 मिनट तो इधर चला होगा, 22 बज गया होगा, 22 के बाद 2 घंटा और चला होगा, 22 2 24 होता है, यानी 2 घंटा 50 मिनट आज के दिन चली और अगले दिन 6:55 पे पहुँच रही है, यानी 6 घंटा 55 मिनट अगले दिन चली होगी। दोनों को जोड़ लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 कितना हो जाएगा 105 और ये कितना 6 2 8 घंटा 150 मिनट,
या हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों, ये 105 मिनट है, तो 105 मिनट को अब देखिए इसमें से 60 मिनट इधर चला आएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो 60 मिनट इधर चला जाएगा तो 8 1 9 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 60 40 100 5 यानी 45 मिनट। तो 9 घंटा 45 मिनट ट्रेन नंबर 3 चली, 8 घंटा 30 मिनट ट्रेन नंबर 2 चली और 9 घंटा 50 मिनट ट्रेन नंबर 1 चली। तो ट्रेन नंबर 2 सबसे कम समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 8 घंटा 30 मिनट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ट्रेन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किमी। क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किमी बराबर है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सभी मीटर में दिया है, तो ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये किलोमीटर, तो सबको हम मीटर में बदल लें दोस्तों। तो 800 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 100 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, प्लस ये मीटर में है ही 80 मीटर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है, मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 किमी बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे 8 किमी है तो हमारा कितना हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। दोस्तों अब सभी मीटर में हो गया, सबको जोड़ लीजिए, ये 8080 प्लस 8 8088 हो जाएगा दोस्तों, 8088 मीटर हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा दोस्तों। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि एक ठो ड्रम है जिसमें कि 263 लीटर और 520 ml तेल है। इस तेल को 45 बर्तनों में भरा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना तेल है ड्रम में, 263 लीटर और 520 ml। 263 लीटर 520 ml, ये पूरा इतना तेल है। अब इस तेल को 45 बर्तनों में भरा जाएगा, तो बराबर बराबर यदि हम 45 बर्तनों में भरे तो एक बर्तन में कितना तेल आएगा, तो हमको जब एक बर्तन में कितना तेल आएगा वो पता हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है 45 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा। जब एक बर्तन की धारिता यानी एक बर्तन में कितना तेल आएगा हमको पता चल जाएगा, तो एक बर्तन का पता हो जाएगा, तो 25 बर्तन का हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन में निकाले। अब इतना तेल को 45 बर्तन में भरना है तो 45 का भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि एक बर्तन में कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लीटर में है, ml में अलग अलग, तो सबको पहले ml में बदल दीजिए। यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 263 है, लीटर है तो ml में बदलेंगे, 3 शून्य 1000 का गुणा हो जाएगा, प्लस ये कितना है 520 ml है। अब ये ml जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 263 520 ml पूरा हो जाएगा हमारा। अब ये पूरा इतना तेल हो गया ड्रम में। अब एक बर्तन में कितना आएगा तेल उसको निकालना है। तो ये पूरा 45 बर्तन में भरा जा रहा है, तो एक बर्तन का निकालना है, तो 45 का इसमें भाग दे देंगे हम, तो ये एक बर्तन की धारिता आ जाएगी। तो एक बर्तन में कितना आएगा, इतना ml आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 25 बर्तन में कितना तेल आएगा, तो 25 बर्तन में तेल की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, ये एक का है यानी 263 520 बटा 45, ये एक का है, 25 का पूछ रहा है तो 25 से गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 9 से काट देंगे, ये 9 दूना के 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 83 हो जाएगा, तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9 दूना के 18 7 हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 9 8 72 कट गया, ये 0। यानी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 29,280 × 5। अब ये हो जाएगा, गुणा करके लिख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, 5 × 8 = 40 की
शून्य हो जाएगा, 5 दूना के 10, 4 14 की 4 हो जाएगा, 5 9 45, 1 46 की 6 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 4 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ml हो जाएगा। और हमको ऑप्शन दिया है दोस्तों लीटर में, तो ये ml है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक इधर दशमलव लग जाएगा बाएं साइड, 1 2 3, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं 146.4 लीटर, ये हमारा 25 बर्तनों में कुल तेल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मसालों की सूची नीचे दी गई है। एक तरफ दिया है दोस्तों मसाले, एक तरफ दिया है मूल्य प्रति केजी। दिया है दोस्तों धनिया 270 रुपये प्रति केजी, लौंग 550 रुपये प्रति केजी, जीरा 190 रुपये प्रति केजी, इलायची 950 रुपये प्रति केजी और काली मिर्च 480 रुपये प्रति केजी दिया है दोस्तों। अब हमसे इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसी को बताना है। तो आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं सही है कि नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है दोस्तों, प्रति किग्रा इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। प्रति किग्रा इलायची का मूल्य कितना दिया है दोस्तों 950 रुपये, यानी इलायची का मूल्य कितना है 950 रुपये, क्या है इलायची का मूल्य है। इलायची का मूल्य कितना है 950 रुपये। अब ये मूल्य जो है जीरा के मूल्य का 5 गुना है। चेक करिए, जीरा का मूल्य क्या है 190 रुपये प्रति केजी, 190, तो 190 का 5 गुना इलायची के मूल्य के बराबर है कि नहीं, 19 × 5 = 95 हो जाएगा 950। ये क्या है जीरा, ये दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करें हम। ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, प्रति किग्रा धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। अब प्रति किग्रा धनिया का मूल्य क्या है, प्रति किग्रा धनिया का मूल्य कितना है 270 रुपये, क्या है धनिया का मूल्य, ये लौंग के मूल्य का आधा है। अब लौंग के मूल्य क्या है 550 रुपये। अब इसका आधा करेंगे, क्या धनिया के मूल्य के लगभग बड़ा आधा है। अब देखिए 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 5 10, देखिए 270 या 275 आ रहा है, लगभग आधा है। अब आगे हम ऑप्शन नंबर सी चेक करें दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए आधा करेंट आधा नहीं है लेकिन लगभग आधा है, तो ये हो सकता है। अब आगे हम चेक कर ले, पहले दिया है प्रति किग्रा लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। प्रति किग्रा लौंग का मूल्य कितना है 550 रुपये, ठीक है, क्या है लौंग है। अब ये जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है, जीरा का मूल्य कितना है 190 रुपये, 190 रुपये प्रति कीजिए है, तो 190 गुणे 3 कर देंगे तो ये लौंग के मूल्य के बराबर हो जाएगा। देखिए 19 × 57, 570, ये पूरा लौंग के मूल्य के बराबर नहीं है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर ले दोस्तों हम। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रति किग्रा लौंग काली मिर्च के केवल 70 रुपये महंगी हैं। प्रति किग्रा लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगी हैं। प्रति किग्रा लौंग क्या है 550 रुपये, ठीक है, ये क्या है लौंग है। ये जो लौंग है ये मिर्च काली मिर्च से 70 रुपये महंगी। अब काली मिर्च प्रति किग्रा कितना है 480 रुपये प्रति किग्रा है। तो अब देख लें, ये 550 रुपये प्रति किग्रा है, ये 480 रुपये प्रति किग्रा है। अब अंतर चेक कर ले, देख ले कि लौंग कितना महंगा है। यहाँ पे 0, 15 में से 8 गया 7, यानी 70 दोस्तों आ रहा है, यानी प्रति किग्रा लौंग का मूल्य प्रति किग्रा काली मिर्च से 70 रुपये अधिक है। हम यहाँ से हमारा यही चीज़ देखिए, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, 111 × 111 बराबर 12321। और इसी प्रकार से हमसे पूछा है कि 11111 × 11111 में अंकों की संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों हमको सबसे पहले दिया है 1 × 1 बराबर कितना दिया है 1, 11 × 11 कितना दिया है 121। यहाँ पे 111 × 111 दिया है दोस्तों, कितना दिया है 1 2 3 2
1 दिया है, यानी 12,321 दिया है। यदि दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 1 था तो 1 2 3 तक लिखा, फिर उसके बाद 2 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 1 था तो 1 2 तक लिखा, फिर 1 लिख दिया। यहाँ पे यदि 1 2 3 4 1 था, फिर 1 2 3 4 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 1 है तो 1 2 3 4 तक, फिर 3 2 1, ये गुणनफल होगा इनका। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों 1 2 3 4 5 1 हो और 1 2 3 4 5 1 हो, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा। अब 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक गुणनफल के रूप में लिखेंगे, फिर 4 3 2 1, ये हमारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो 1 होगा, फिर 5 तो 1 होगा, आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल यही आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसमें गुणनफल में अंकों की संख्या होगी, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।